नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है study.com के YouTube चैनल पे। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारी पहली क्लास जो थी वो हो चुकी है। उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं डिस्कस कर ली थी, होल नंबर्स, इंटीजर्स और इवन एंड ओड नंबर्स। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इनकी, इवन एंड ओड की। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे वो भी कर लिए थे। आज की क्लास जो होगी वहाँ पे क्या है, दो तो ये कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अंकीय मान और स्थानीय मान। तो इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा ये है प्राइम नंबर। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस प्राइम नंबर्स से पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। दोनों कंसेप्ट आसान है पर फिर भी इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा होगा अपना प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। तो देखिए, कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 4369, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें होंगी। ये नंबर है, इसके अंदर पहली बात तो हमने कल पढ़ा था, एक नंबर है ये और उसके अंदर 4 अंक हैं, ठीक है। एक नंबर है, एक संख्या है, उसके अंदर 4 डिजिट्स हैं या फिर 4 अंक हैं। तो यहाँ पे बात आती है फिर एक, सबसे पहली तो फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई, आसान सा है। जैसे कि कोई भी हमारा जो डिजिट है उसके फेस पे जो वैल्यू है उस डिजिट की वो ही फेस वैल्यू होगी। जैसे 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 3। 6 की फेस वैल्यू की बात करें तो 6 होगी। अगर 9 की फेस वैल्यू की बात करूं तो 9 होगी और 4 की फेस वैल्यू की बात करूं तो 4 होगी। तो ये होती है अपनी फेस वैल्यू या फिर अंकीय मान। तो ये तो आसान है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब कि जो नंबर है मेरा 3 वो किस पोजीशन के ऊपर रखा गया है, ठीक है, वो दर्शाता है हमें उसकी प्लेस वैल्यू को, ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है प्लेस वैल्यू और मतलब होता है इसका स्थानीय मान, कि भाई कोई भी हमारे पास जो अंक है वो किस स्थान के ऊपर है, उस स्थान की जो वैल्यू को दर्शाता है उसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान। जैसे कि यहाँ पे 3 कहाँ पे है भाई, 9 जो है वो इकाई के अंक पे है, ये दहाई पे, ये सैकड़ा पे और ये हजार पे। तो अगर मैं इस वैल्यू को लिखना चाहूँ, आपने छोटी क्लासों में सीखा भी होगा, इसको हम कैसे लिखते हैं। देखिए, ये जो है इकाई का अंक, इसको किससे गुणा करते हैं, 1 से, तो 9 गुणा 1 लिखता हूँ मैं, ठीक है। दहाई का जो अंक है उसको किससे गुणा करते हैं, 10 से, तो क्या लिखेंगे, 6 गुणा 10। उसके बाद मेरा जो सैकड़े के ऊपर जो अंक है 3, उसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 100। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 जो कि 1000 के ऊपर है, 4 गुणा 1000, ठीक है। तो किसी भी नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है ये क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है। जैसे कि अगर यहाँ पे 4 का मुझे पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान कितना है, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, ये वाली वैल्यू 4000, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मेरे से 3 का पूछ लिया जाए तो 3 की बात करें तो वो क्या होगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। 3 का कितना होगा, ये वाली वैल्यू 300। उसके बाद अगर देखें 6 का, तो 6 की मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6 गुणा 10 कितना हो गया, ये 60। और ऐसे ही अगर अब बात करें अपने 9 की, तो 9 वाली कितनी हो जाएगी मेरे पास, 9 गुणा 1, ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 9। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हमें दे दिया 4369, उसके अंदर हम हर एक डिजिट की, हर एक अंक की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बता सकते हैं, उसका अंकीय मान और उसका स्थानीय मान बता सकते हैं। अंकीय मान आसान है, जो अगर 3 दे रखा है तो 3 का अंकीय मान 3 होगा, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0, 8 का 8, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ प्लेस वैल्यू की, स्थानीय मान की, तो वो इस तरीके से निकालते हैं। जैसे जो 4 है वो 1000 वाले पे है तो 4000 हो गई। 6 जो है वो कहाँ पे है, दहाई पे, तो 6 गुणा 10 60 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, इसका स्थानीय मान हो गया। तो देखिए इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन जो आते हैं वो इजी होते हैं क्योंकि कंसेप्ट जो है बिल्कुल आसान है, आपको समझ में भी आ गया होगा।
तो अभी क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन आते हैं जस्ट सिंपली डिफरेंस के या फिर एडिशन के, कैसे आएंगे वो देखते हैं। अपने जो एनटीपीसी है उसके अंदर आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो वही क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ, और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है आपको वो ज्वाइन करना है study.com, उसके ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे कराऊंगा वो भी होंगे, उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपको उन दोनों को सोल्व करना है। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास। क्वेश्चन है कि 634785, इसके अंदर 8 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान पूछा है किसके अंदर, 634785। तो यहाँ पे 8 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, दहाई वाले अंक पे, तो दहाई वाले अंक पे है तो इसका क्या हो जाएगा 80। ठीक है कि नहीं, तो ऑप्शन मेरे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है ना, क्योंकि 8 जो है दहाई वाले अंक पे है, तो 8 को 10 से गुणा करके 80 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछा सिर्फ 8 का ही है, 8 का स्थानीय मान, 8 की प्लेस वैल्यू पूछी है। अगर मान लीजिए 3 की पूछता तो 3 के बाद कितनी जीरो लगा देते हम, 4 जीरो। ठीक है, तो ये जो था मेरा क्या हो जाएगा, 3 के लिए 30,000 जो है वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे है आपके सामने। मेरे पास जो नंबर है वो कितना दिया हुआ है मुझे, 229301। ठीक है, इसमें 9 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का अंतर पूछा है। ठीक है, स्थानीय मान और अंकीय मान। अभी 9 कहाँ पे है, यहाँ पे 1000 के स्थान पे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, तो 9 जो है वो कहाँ पे है, 1000 वाले स्थान पे। तो इसका जो स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा, 9000। और अंकीय मान आपको सीधा सीधा पता है, अंकीय मान कितना होता है, 9 का अंकीय मान 9 होगा, 3 का 3, 0 का 0, 1 का 1। तो 9 का अंकीय मान कितना हो जाएगा, 9। इसमें से 9 माइनस कर देंगे, दोनों का अंतर पूछा है, कितना आ जाएगा 8991। ये आपका आंसर। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी फॉर्मेट में आएंगे। उसके अलावा वो पूछ सकता है 9 का जो अपने पास स्थानीय मान है, उसके बाद जो 2 का स्थानीय मान है, उन दोनों का अंतर पूछ सकता है। ठीक है, या फिर इन दोनों को ऐड करवा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं। अब जो अगला टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्राइम नंबर्स मतलब कि अभाज्य संख्याएं, वो हमें डिस्कस करना है। तो पहली बात तो ये कि अभी तक जो भी हम नंबर पढ़े हैं, हमने कहाँ तक पढ़े हैं, इंटीजर्स या फिर पूर्णांक तक पढ़े हैं, उससे आगे अपने नहीं गए हैं, फ्रैक्शन के ऊपर या फिर रेशनल नंबर के ऊपर नहीं गए अपने। तो प्राइम नंबर पढ़ते हैं उसी के अंदर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। और अभी तक हमने क्या देखा है, जितने भी नंबर्स पढ़े हैं हमने कोई ना कोई पैटर्न देखा है उन नंबर्स के अंदर। जैसे हमने इवन नंबर्स देखे या फिर ओड नंबर्स देखे, सम और विषम संख्याएं, सभी के अंदर क्या था, एक पैटर्न था। सम कौन सी थी, जो 2 से भाग हो रही थी, और विषम कौन सी थी, जो 2 से भाग नहीं हो रही थी। मैथमेटिक्स के अंदर अपने जितने भी नंबर्स होते हैं उसके अंदर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा रैंडम होती है। रैंडम का मतलब क्या, इनके अंदर कोई पैटर्न नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कि भाई हर तीसरी संख्या, हर 5वीं संख्या या हर 10वीं संख्या अभाज्य संख्या होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद अगली जो अभाज्य संख्या है वो उससे अगली भी हो सकती है, या फिर एक छोड़ के भी हो सकती है, या फिर हो सकता है 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में 10 और नंबर्स आ जाएं, 10 और भाज्य संख्याएं आ जाएं। तो सबसे ज़्यादा रैंडम है वो प्राइम नंबर्स हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है, हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि पैटर्न कोई फॉर्मूला कुछ ये फॉलो ही नहीं करते, तो हम उसको याद नहीं कर सकते, मतलब कि कोई फॉर्मूला इनके लिए नहीं बनाया, तो इनको जस्ट हमें याद ही करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। देखिए पहली बात तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 और 1 को हम छोड़ते हैं, 0 और 1। ठीक है, 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये ना ही तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, अब ये ना तो मेरे पास भाज्य है और ना ही अभाज्य, मतलब कि ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट। ये 2 तरह के हमारे पास नंबर्स होते हैं। जो भाज्य हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट,
कंपोजिट नंबर्स, और जो अभाज्य है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो जो 1 है वो ना तो कंपोजिट के अंदर आता है ना प्राइम के अंदर आता है। तो हमारे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, 2 से होंगे, और उसके आगे की गिनती के अंदर हम जो नंबर्स हैं उनको देखना स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे अभाज्य संख्याएं, हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई है, 2। तो उससे पहले एक बार क्या करते हैं, हमने डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी कि ये अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए, कोई भी संख्या जिसके जो गुणनखंड हैं या फिर फैक्टर्स हैं वो कितने होते हैं, सिर्फ 2। एक तो वो संख्या खुद और एक। ठीक है, गुणनखंड का क्या मतलब होता है, फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, उसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि जो संख्या है उसके अंदर उसका पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 2 है, 2 को कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो पूरा का पूरा भाग कर देती है, एक तो 1 और एक 2 खुद। ठीक है, उसके बाद में बात करूं 3 की, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 को पूरा पूरा भाग कर देंगी, एक तो 1 और एक 3। तो ये क्या हो गए, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स, 2 के फैक्टर्स। ठीक है, 2 के फैक्टर क्या क्या है, 1 और 2। ऐसे ही मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या है, ये फैक्टर्स बोलते हैं, इनको गुणनखंड बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो 3 के फैक्टर्स क्या क्या है मेरे पास, 1 और 3। मतलब कि 1 और 3 ये दोनों ही ऐसी संख्याएं हैं जो 3 को पूरा पूरा भाग देंगी। तो ये हो गया। अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 को पूरा पूरा भाग देती हैं, एक तो 1 है, एक 2 है और एक क्या हो गया, 4 खुद। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 3 फैक्टर्स या फिर 3 गुणनखंड हो गए। और मैंने क्या कहा था कि जो मेरे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, वो क्या होती हैं, अगर मैं इनको डिफाइन करूं, इनकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। ठीक है, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, और ये 2 भी हमें पता है क्या क्या है। ठीक है, सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं, और वो 2 क्या क्या हैं वो भी हमें पता है। क्या क्या भाई, एक तो 1 और दूसरा क्या है, स्वयं जो नंबर है वो। ठीक है, जो संख्या है वो संख्या खुद। तो हमारे पास 2 ही फैक्टर्स होंगे प्राइम नंबर्स के अंदर, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे उनके, एक तो 1 और एक वो जो संख्या है वो खुद। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई 2 के लिए कितने फैक्टर्स हैं, सिर्फ 2 ही हैं, 1 और 2। 3 के लिए कितने हैं, 1 और 3। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों कैसे हो गए, 2 और 3 मेरे कैसे हो गए हैं, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं हो गई है। उसके बाद 4 की बात करें तो 4 के कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। तो 4 जो है वो कैसा है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर या फिर मेरी भाज्य संख्या। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे पहले 1 की बात करें तो 1 ना तो कंपोजिट है, ना प्राइम है, ना तो भाज्य है, ना अभाज्य है। तो उसके बाद बात आती है 2 की। 2 क्या है, मेरे पास अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या हो गया, साथ में सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हो गई है मेरे पास 2। उसके बाद 3 की बारी आई तो 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर आता है मेरे पास 4। 4 कैसा है, भाज्य संख्या। तो 4 सबसे पहले आया मेरे पास। तो 4 की बात करें तो 4 भी क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, तो 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो चलिए, उसके अलावा 2 के बारे में एक बात और है कि ये जो 2 है ये कैसा है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये है साथ में एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ओनली, इंग्लिश में लिखें तो ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और साथ में अभाज्य भी है। ओनली इवन प्राइम नंबर मेरे पास क्या है, 2। क्योंकि 2 से आगे जितनी भी मेरे पास संख्याएं आएंगी वो 2 से बड़ी होंगी, और अगर वो संख्या सम है तो उसमें किसका भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। और जैसे ही 2 का भाग जाएगा वो कितनी हो जाएंगी, उसके जो फैक्टर्स हैं वो या तो 3 होंगे या 3 से ज़्यादा। जैसे कि हमने 4 के अंदर देखा, 4 क्या है, एक सम संख्या है।
अब सम संख्या के अंदर एक तो खुद का भाग जाएगा, एक का भाग जाएगा, और जैसे ही सम संख्या हो गई तो 2 का भाग भी चला जाएगा। तो जो 2 है वो एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है। उसके अलावा आगे हमारे पास जितनी भी सम संख्याएं आएंगी सभी की सभी क्या होंगी, भाज्य होंगी। मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरीके से कि मेरे पास जितने भी नंबर हैं उनके आधे नंबर्स क्या हैं, सम संख्याएं, और उन सम संख्याओं के अंदर सिर्फ 2 एक ऐसा है जो मेरे पास क्या है, प्राइम। मतलब कि जितनी भी सम संख्याएं हैं सारी की सारी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं या फिर कंपोजिट नंबर्स हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो ये जो स्टेटमेंट है 2 के बारे में वो किसके अंदर आ जाती है, एग्जाम के अंदर आ जाती है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। कि आगे जो प्राइम नंबर्स हैं, जो अभाज्य संख्याएं हैं, वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं आएंगी मेरे पास। अब हम काउंट करेंगे, स्टार्ट होंगे 2 से, क्योंकि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या थी मेरे पास वो यही थी। तो 2 से स्टार्ट करेंगे अपने और फिर आगे तक जाएंगे। ठीक है, 100 तक जो है सारे के सारे प्राइम नंबर, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न है नहीं, क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं तो आपको क्या हो, आपको याद ही होना चाहिए। अगर वहाँ पे आप चेक करेंगे कि ये और किसी से भाग जाता है कि नहीं, कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो उसके अंदर आपको टाइम लग जाएगा। तो देखिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से लेके और 10 तक जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है मेरे पास, संख्याएं आ जाएंगी 2, फिर उसके बाद 3, ठीक है, फिर है 5 और फिर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये तो कहाँ है मेरे पास, 1 से लेके 10 तक जो है अभाज्य संख्याएं वो आ गई है। आगे चलते हैं, क्या क्या आएगा, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, 20 तक पहुँच गए। आगे चलें तो देखिए 21 नहीं होता है, 3 और 7 से डिवाइड होता है, तो क्या आएगा 23 और 29। ठीक है, और आगे चलेंगे, आगे वाली लाइन में तो 31 और 37। 33 जो है वो 3 से 11 से जाता है, 37 तक पहुंच गए। उसके बाद 41, 43 और 47। जो 49 है मेरा वो 7 का स्क्वायर है, तो 7 गुणा 7 49 होता है, वो यहाँ पे हमारी लिस्ट में नहीं आएगा। आगे चलें तो 51 नहीं आएगा, क्योंकि 17 गुणा 3 51 होता है। क्या आएगा, 53। उसके बाद 57 भी नहीं आएगा, 57 किस में आता है, 19 गुणा 3 57, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 59। आगे चलेंगे तो 61, फिर 63 नहीं आएगा, क्योंकि किससे डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद आएगा मेरे पास 67। ठीक है, 67 के बाद 69 है, वो भी 3 से भाग चला जाएगा, तो वो भी नहीं आएगा। 70 वाली लाइन में क्या क्या है, 71, 73 और 79। ठीक है, 77 11 से भाग जाता है, उसको भी छोड़ देंगे। 80 वाली लाइन में क्या है मेरे पास, 81 कितना होता है, 27 गुना 3, 3 गुना 27 81 होता है, उसको छोड़ेंगे तो 83 आएगा और एक 89 आएगा। ठीक है, और जो लास्ट जो है मेरे पास वो कितना आएगा, 97। ठीक है, तो इनको थोड़ा क्लोज लिख देते हैं, ताकि 43, 43, 47, फिर बात करें तो 53, 59, 61, उसके बाद आता है 67, फिर है 71, 73, 79, उसके बाद आ गया 83, 89 और उसके बाद आ गया मेरे पास 97। ठीक है, तो 100 तक की ये अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी, और क्वेश्चन जो है मेनली आपके वो इसी के अंदर आते हैं, इस रेंज के अंदर। उससे आगे जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आते हैं, तो इनको तो आपको याद रखना है, इनकी काउंटिंग भी याद रखनी है, ये सभी नंबर्स हैं जो है वो भी याद रखने हैं। यहाँ पे जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है उनको आप याद रखिए, जैसे 51 है वो 17 गुना 3 होता है। ठीक है, 57 की बात करें तो 19 गुना 3 होता है। 81 की बात करें तो 27 गुना 3 होता है। 87 भी किससे भाग जाएगा, 29 गुना 3 होता है। तो उन सभी को आपको याद रखना है। अब इनको याद रखने का एक आसान तरीका क्या है, देखिए 1 से 10 के बीच में कितने आ गए मेरे पास, 4। यहाँ पे भी कितने आ गए हैं मेरे पास, 4। यहाँ पे भी कितनी संख्याएं हैं, 2। यहाँ पे 2, यहाँ पे मेरे पास हैं 3, यहाँ पे हैं कितनी, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो आपको क्या करना है, इन सभी को याद रखने के लिए इस नंबर को याद रखना है। नंबर क्या बन गया मेरे पास, ये 44, 22, 32,
2 3 एंड 2 1, मतलब कि 44 22 32 23 21। इसको आपको याद रखना है। ये आपको क्या दर्शाएगा कि भाई 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4। उसके बाद बात करें तो 11 से और 20 तक कितनी है, 4। 21 से 30 तक, फिर ये कितनी आ गई मेरे पास, 31 से लेके 40 तक, 41 से लेके 50 तक, और फिर 51 से 60 तक। तो इस तरीके से जो है आपको इस नंबर को याद रखना है। क्या है ये, 44 22 32 23 और 21। तो इन सभी को याद रखने से क्या होगा, जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, अगर मैं बात करूं 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, 1 से 50, 1 से 100 और 100 से 200 तक। ठीक है, तो 1 से 50 तक कितनी आ गई, देखिए मेरे पास ये कितनी है, 4 और 4 8 10 12 और 3 15। तो 1 से 50 तक कितनी आती हैं, 15। उसके बाद आगे चलते हैं, कहाँ पे, 51 से लेके और 100 तक बात करें। ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके थे हम, 2 और 2 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो कितनी हो गई है, 10। तो टोटल देखें इन्हें 1 से 100 तक कितनी हो गई है, 15 और 10 25। और आगे बढ़ें तो कितनी, 101 से लेके अगर 200 तक की बात करें तो 21 संख्याएं और आती हैं। और अगर मैं 1 से 200 की बात करूं तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 25 और 21 को, कितना आएगा, 46। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टली पेपर के अंदर आ जाती हैं। 1 से 50 15, 51 से 100 कितनी है, 10, 1 से 100 कितनी है, 15 और 10 25। अगर 101 से 200 की बात करें तो 21 हैं, और 100 से 200 की बात करें तो 25 प्लस 21 कितना हो गया, 46। तो इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना है। बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि 30 से लेके और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो है कि भाई आप यहाँ से लेके और यहाँ तक काउंट करें। ठीक है, तो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो हो सकता है कोई आपसे मिस्टेक हो जाए, तो उससे बेटर क्या है, आप इसको याद रखना है आप। ठीक है, मुझे कहाँ से देखना था, 30 से लेके और 60 तक। तो देखिए ये 20, ये 30, 30 के बाद मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ से 30 से कितना हो गया, 40 तक, ये 50 तक, ये 60 तक। तो कितनी संख्याएं आ गई मेरे पास, 2 और 3 5 और 2 7। मतलब अगर मैं 30 से और बात करता हूँ कहाँ तक, 60 तक, तो मेरे पास कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4 और 3 7। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्वेश्चन आप इसके थ्रू सोल्व कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक आपको सभी याद होनी चाहिए, और ये वाला जो नंबर है वो आपको याद होना चाहिए, ताकि जो कैलकुलेशन है आपकी वो जल्दी हो सके। ठीक है, तो इन प्राइम नंबर इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस जो प्राइम नंबर्स के बारे में अभी तक आए हैं। तो इस पोर्शन को हटा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है 28/3/16 को, शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या है, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हम पढ़ चुके हैं कितनी है, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 10 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना है, बी जो ऑप्शन है आपका वो सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। माध्य या फिर एवरेज या फिर मीन, इन सभी का मतलब एक होता है। क्या करना है, जितनी भी संख्याएं हैं सभी को जोड़ के और जितनी संख्याएं हैं उनका भाग देना है। तो कितना पूछा है, पहली 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है हमें। ठीक है, पहली 6 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 11 और 13। इन सभी का माध्य कितनी संख्याएं होगी, देखिए 6 संख्याएं, इनका माध्य निकालना है, मतलब इन सभी को जोड़ना है मुझे। तो किस किस को जोड़ना है, 2 3 5 7 11 और 13। ठीक है, कितनी संख्याएं हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 संख्याओं का माध्य निकालना है। 6 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, ये 5 और 5 10 और 7 17, कितना हो जाएगा, ये 18 28 31 और 10 41। आंसर कितना आएगा, 41/6। ये आपका आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आप इजीली आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था ये हमारा, इसका जो ऑप्शन है सी, वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन भी आसान है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट दी हुई है आपको कि भाई एक अभाज्य संख्या जो होती है उसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो चारों स्टेटमेंट हैं, इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है आपको और आंसर करना है। जो चारों स्टेटमेंट हैं मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता चुका हूँ, तो इनमें से कौन सी वाली सही है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए पहली क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक तो होगा भाई, क्योंकि ये गलत है, तो पहली जो स्टेटमेंट है ये ऑप्शन वो मेरा गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था अभाज्य संख्याओं को देखना ही, हमने 2 से आगे स्टार्ट किया था, और 2 से आगे जितने भी पूर्णांक हैं सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं। तो अगर ये कह रहा है कि धनात्मक नहीं है तो वो गलत है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट थी वो क्या है, इसका कोई भाजक नहीं है। इसके भाजक होते हैं, 2 भाजक होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो 1 और एक जो संख्या होती है वो खुद। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। तीसरा है वो क्या है, केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये जो थर्ड है हमारा वो ही सही है। ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड स्टेटमेंट सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने यही पढ़ा है कि सिर्फ उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है खुद और एक वो जो संख्या जो होती है वो खुद, और एक होता है 1। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। चौथी गलत हो जाएगी, 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाजक का मतलब क्या है, गुणनखंड या फिर वो संख्याएं जो उसको भाग दे सके पूरा पूरा। तो ये कह रहा है कि 2 से अधिक होती है, 2 से अधिक नहीं होती है, 2 ही होती है, एक तो 1 और एक वो संख्या खुद। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इसको कैसे सोल्व करेंगे कि किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आपके पास चारों ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सीधी सी बात है, ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनको ऐड करना है और सिंपली ये फाइंड करना है कि भाई जो आंसर आएगा मेरा वो 34 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हम इन क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, जब भी आपको किसी के अंदर ऑप्शन से अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखिए उसको ऐसे नहीं है कि मैं ए से स्टार्ट करूँगा, ए बी सी और फिर डी पे जाऊँगा। ठीक है, वो प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करनी है। जो ऑप्शन है उनके अंदर पैटर्न देखिए। देखिए पहला जो ऑप्शन मेरे पास है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, संख्याएं कितनी है, 1 3 5 और 7। जो दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर 3 5 7 और 9। फिर जो तीसरा है उसके अंदर है 3 5 11 13, 3 7 11 और 13। ये चारों ऑप्शन हैं। तो इन चारों ऑप्शन को अपने कैसे सोल्व करेंगे। देखिए भाई, अगर मैं पहले ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ तो वो जो क्या है, सबसे जो मेरा जोड़ होगा वो सबसे कम आएगा। अगर चौथे वाले की बात करें तो क्या होगा, जो जोड़ जो है वो कितना आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा। तो जब भी हमें ऑप्शंस पिक करने हो, कौन सा ऑप्शन पिक करना है, बीच वाला ऑप्शन पिक करना है, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो करेक्ट आंसर है या तो वो ही हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि हमें पीछे की साइड आना है या फिर आगे की साइड जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड से चेक करते हैं और चेक करते हैं कि उनका जोड़ कितना आएगा। देखिए कितना आ रहा है, 3 और 5 8, 8 और 11 19, 19 और 13 कितना हो जाएगा मेरे पास, 32। तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं है, मुझे कितना चाहिए, 34। तो इससे ज़्यादा वाला जो डी है वो ही मेरा आंसर होगा। आप उसको चाहे चेक भी ना करें, ठीक है ना। यहाँ से आपको सीधा सीधा पता चल गया कि भाई सी के अंदर जो संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो जो आगे वाला जो है ऑप्शन वही 32 से ज़्यादा होगा, और हमें तो चाहिए कितना है, 34 चाहिए। तो डी जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसको ऐड करके देखें तो कितना है, 3 7 11 और 13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 21, ठीक है। 10 और 11 21, 21 और 13 कितना हो जाएगा, 34। तो डी जो है वो मेरा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, सारी की सारी अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद एक चीज़ और आ जाती है, सह अभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर्स। देखिए उनको कैसे हम समझते हैं पहले उन संख्याओं को कि भाई वो क्या होती है हमारी सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती, या फिर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम या फिर सह अभाज्य संख्याएं, सिंपल सी स्टेटमेंट है, वही आपको याद रखनी है। को प्राइम के लिए 30 मिनट हो चुके हैं, कितनी लंबी लेना चाहते हैं?
ठीक है, को प्राइम जो है सह अभाज्य संख्याएं हमारी वो क्या होती हैं, सिंपल सी स्टेटमेंट है, दो संख्याएं, ठीक है, कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF, ठीक है, जिनका HCF कितना होता है, एक होता है, उन दोनों को क्या बोलते हैं हम, सह अभाज्य संख्याएं। वो संख्याएं, वो दो संख्याएं जिनका HCF एक है उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स या फिर सह अभाज्य संख्याएं। HCF क्या है, आपका महत्तम समापवर्त है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स के अंदर क्या आ रहा है, को प्राइम सह अभाज्य, ठीक है। पर जो दो संख्याएं हैं वो जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों कैसी हो, अभाज्य संख्याएं हो, दोनों की दोनों प्राइम नंबर्स हो। मैंने क्या लिखा है, दो संख्याएं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने दो अभाज्य संख्याएं नहीं लिखा है, मैंने लिखा है सिर्फ दो संख्याएं जिनका HCF कितना है, एक है। तो देखिए क्या क्या होगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझाता हूँ कि कौन कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। मान लीजिए एक तो ले लेते हैं हम 2 और एक ले लेते हैं 7, ठीक है। इन दोनों का HCF मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग करती हो, कितना है, एक। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, सह अभाज्य हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक 4 और एक 9, ठीक है। इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 1। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर मैसेप है, महत्तम समापवर्त है आपका जो है। तो देखिए 4 मेरे पास क्या है, एक भाज्य संख्या है, 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं कैसी है, भाज्य, पर फिर भी इन्हें आपस में क्या बोलेंगे हम, सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं मेरे पास कैसी हो, अभाज्य संख्याएं हो। दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, दोनों संख्याएं भाज्य हो सकती हैं, और दोनों संख्याएं उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या भाज्य हो और एक संख्या अभाज्य हो जाए, ठीक है। तो भी मेरा HCF कितना आएगा, 1। तो ऐसे सभी पेयर्स को हम कैसे बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स या फिर सह अभाज्य संख्याएं। वो संख्याएं जिनका HCF हो एक, जरूरी नहीं है कि वो दोनों संख्याएं मेरे पास कैसी हो, अभाज्य हो। दोनों संख्याएं हो सकता है दोनों अभाज्य हो सकता है दोनों भाज्य हो, या फिर एक भाज्य और एक अभाज्य हो। तो आपको इन चीज़ों का याद रखना है। इन को प्राइम्स के लिए सिर्फ एक यही कंडीशन होती है, और इसी के ऊपर बेस्ड जो है हमारा अगला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको पेयर दिया हुआ है, पेयर्स दिए हुए हैं आपको संख्याओं के, ठीक है, दो दो संख्याओं के पेयर दिए हुए हैं, और आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे उनके अंदर से को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, एक तो है 12 और 7। तो मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों का HCF फाइंड करना है कि इन दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। तो देखिए इन दोनों का HCF मेरे पास कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब ये क्या है, एक को प्राइम है, सह अभाज्य है, तो यही जो है A है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे हमें सोल्व नहीं करना है, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। पहला जो ऑप्शन था वही सीधे मैच कर गया। तो ये जो 12 और 7 है वो कैसा है, सह अभाज्य, क्योंकि देखिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को भाग करती हो एक के अलावा, ठीक है। तो ये क्या हो गई मेरे पास, सह अभाज्य संख्याएं हो गई। बाकी ऑप्शन को जैसे चेक करते हैं, मान लीजिए 43 और 129, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसके अंदर से इन दोनों का HCF कितना आएगा, मतलब कि ऐसी संख्या जो इन दोनों को भाग करती हो, कितनी है, 43, ठीक है ना। 43 गुणा 1 43 और 43 गुणा 3, देखिए 3 गुणा 3 9 और 3 गुणा 4 12। अगर मैं 43 गुणा 3 करूँगा तो कितना आएगा, 129। मतलब 43 ऐसी संख्या है जो 43 और 129 दोनों को भाग करती है। तो दोनों आपस में क्या को प्राइम होंगे, सह अभाज्य होंगे, नहीं होंगे। तो जो बी जो ऑप्शन है मेरा वो गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या था, 21 और 42। यहाँ पे देखिए इनके HCF की बात करें तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये 21 गुणा 1 21 और 21 गुणा 2 42। लास्ट ऑप्शन जो था वो कितना था, 3 और 9, ठीक है। तो इन दोनों को भी क्या भाग करेगा, 3 3 को भी भाग करेगा और 3 9 को भी भाग करेगा। तो ये जो है यहाँ से हमारे पास को प्राइम ये भी नहीं है, सह अभाज्य ये भी नहीं है। जो मेरा ए ऑप्शन है वही सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमसे क्या पूछा है, विषम भाज्य संख्या
ठीक है। ऑप्शन मेरे पास क्या क्या है, 12, 15, 13 और 17 विषम भाज्य संख्या। ठीक है, ऑप्शन क्या है, 12, 13, 15 और 17। ठीक है, विषम तो पहली बात ये ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएगा। भाज्य मतलब किसी से भाग होती हो, तो क्या आ जाएगा, 15 जो है वो भाग होता है, 13 है वो कैसा है, अभाज्य, और 17 जो है वो भी क्या है, अभाज्य। तो 15 जो है वो मेरी कैसी हो गई, विषम भी हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होती, और कैसी हो गई है, भाज्य। ये किस किस से भाग होती है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसके फैक्टर्स या फिर गुणनखंड 2 या 2 से ज़्यादा हों। तो किस क्या क्या होंगे इसके, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। चारों के चारों नंबर 15 को पूरा पूरा भाग करते हैं, तो जो 15 है वो मेरे पास भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स है वो ख़त्म हो गया है अपना। और इससे रिलेटेड जो आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम, जो study.com का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन थे वो सारे प्रीवियस ईयर के थे। अगले जो क्वेश्चन हैं वो वैसे तैयार किए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, उन सभी को मैं बाद में सोल्व करा दूंगा। तब तक के लिए आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। जो वीडियो है इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।